नमस्कार। मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 26 से लेकर के धारा 32 तक बताऊंगी। इससे पहले की वीडियो में हमने धारा 1 से लेकर के धारा 25 तक आपको बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको आगे की धाराएं समझने में बहुत ही आसानी होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दूसरों को शेयर करेंगे, दूसरे लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, उतना ही ये आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए लाभकारी होगा। हमारे नोट्स भी अवेलेबल है हिंदी ला notes.com पे जा करके आप नोट्स भी ले सकते हैं। आप गूगल पे जा करके हिंदी ला नोट्स डालेंगे बिना स्पेस के तो आपको हिंदी ला नोट्स की साइट मिल जाएगा, HLN लिखा हुआ। आप वहाँ से जा करके फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारे सब्जेक्ट के लॉ से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा CA CS LLM LLB वगैरह के भी नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है। लॉ रिलेटेड सभी लॉ से संबंधित सभी नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर भी जा करके नोट्स भी देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आगे की जो भी हम वीडियोस देंगे आपको बताएंगे वो आपको मिल जाएगा, तो आपको पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, आइए चलते हैं धारा 26 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 26 क्या कहती है। भारत के किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर सिविल न्यायालय है या फिर राजस्व न्यायालय है, उसके द्वारा जिसके बारे में केंद्र सरकार ने सूचना दे दी है या सूचना दे करके बताया गया, इस पर धारा लागू नहीं होगी। अगर वह भारत से बाहर है तो कब वह भारत से बाहर माना जाएगा। पहली बात तो ये है कि मान लीजिए कोई ऐसा राज्य है जहाँ पर सिविल न्यायालय है ही नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सिविल न्यायालय है ही नहीं है, तो वहां पर क्या करेंगे। वहां पर तो हम दूसरे न्यायालय को ही बात देंगे ना भाई करने के लिए। तो वही कहा गया धारा 26 में वादों को संस्थित करने के नियम को बताया गया है। इसको आदेश 4 और आदेश 6 में भी बताया गया है। क्या कहा गया है कि हर वाद पत्र के द्वारा या फिर किसी अन्य प्रकार से जो भी बताया गया उसके अनुसार वाद संस्थित किया जाएगा। वाद हमारे पास का न्यायालय है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार सिविल न्यायालय है, तो हम यहाँ करेंगे। 2 किलोमीटर दूर है तो हम 2 किलोमीटर दूर जाके करेंगे। हमारे राज्य में ही नहीं है, दूसरे राज्य में है, तो हम दूसरे राज्य में जाकर करेंगे, तो उसके अधिकार क्षेत्र में आएगा। तो प्रत्येक वाद को वाद पत्र के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। नियम 1 क्या कहता है। नियम 1 कहता है कि वाद पत्र को उपस्थित होना आवश्यक है। अब वाद पत्र होता क्या है आपको बता दें। हमारे और आपके बीच में विवाद हुआ, हम न्यायालय जाना चाहते हैं, तो न्यायालय जाने के लिए एक लिखित प्रारूप तो होना चाहिए ना, एक एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए ना, एक लिखित में पत्र तो होना चाहिए ना हमारे और आपके बीच में क्या विवाद हुआ, उसी को वाद पत्र बोलते हैं। ये 2 कॉपी में होगा, एक कॉपी तो न्यायालय को दे दिया जाएगा और ये न्यायालय के उस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो अधिकारी उसके लिए नियुक्त किया गया है। दूसरा आपके पास खुद के पास रहेगा। सभी वाद पत्र को उपस्थित करते हुए वाद प्रारंभ होता है। आदेश 6 आदेश 7 इसी से संबंधित है कि वाद पत्र के जो नियम है उसको पालन करना चाहिए। आदेश 6 में आपको अभिवचन के बारे में बताया गया है, यानी कि लिखित, इसमें लिखित कथन को भी सम्मिलित करते हैं। जब वादी द्वारा वाद दायर करने के बाद जो प्रतिवादी द्वारा उत्तर दिया जाता है वह अभिवचन कहलाता है। आदेश 7 आपका वाद पत्र को बताता है। आदेश 7 में क्या कहता है कि वादों का एक रजिस्टर होता है जो न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत होता है। न्यायालय क्या करता है कि जितने भी वाद आते हैं उसको क्रम वाइज नोट करता रहता है। इसमें वादी का नाम, प्रतिवादी का नाम, वादी का पता, प्रतिवादी का पता, वाद से संबंधित जो नियम है वो, वाद किससे संबंधित है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ लिखा होता है। इसमें कितनी रकम का लमसम वाद है वो भी निर्धारित होता है। यदि कोई रकम वादी द्वारा इसमें त्याग कर दिया गया है तो उसका भी डिटेल इसमें लिखा होता है। मतलब संपूर्ण डिटेल वाद पत्र में होता है आपका जो रजिस्टर होता है। यही धारा 26 में बताया गया।
अब देख लेते हैं कि धारा 27 क्या कहती है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 27 कहती है कि जब अदालत में किसी भी आरोपी के लिए वाद चलता है तो क्या करते हैं, हम उसको समन भेजते हैं। भाई आरोपी को न्यायालय में उपस्थित तो होना पड़ेगा ना। तो जब आरोपी को न्यायालय में बुलाने के लिए जो पत्र भेजते हैं, जो नोटिस भेजते हैं, उसको हम न्यायालय के शब्दों में समन कहते हैं। हम लोग बुलावा पत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो न्यायालय जो है, समन एक प्रकार का कानूनी नोटिस होता है जो कि सिविल केस में भी और आपराधिक केस में भी, सिविल क्रिमिनल दोनों में भेजा जाता है, जारी किया जाता है अदालत के द्वारा। समन में अदालत किसी भी आरोपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहती है। इसमें हम आरोपी वर्ड यूज कर रहे हैं, जबकि समन और लोगों को भी दिया जा सकता है, उस आरोप से संबंधित व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। आप आरोपी नहीं हो लेकिन आपके पास इस केस से संबंधित कोई साक्ष्य है तो आपको भी बुलाने के लिए समन जारी किया जा सकता है कि आप वो साक्ष्य अदालत को बताएं। इसमें मेनली हम कह सकते हैं कि अदालत व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए अदालत में जो नोटिस देती है, जो बुलावा पत्र भेजती है, उसको हम समन कहते हैं और उस पर अदालत के हस्ताक्षर होंगे। जिस व्यक्ति को समन भेजा गया है, समन उसको प्राप्त हो जाता है तो उसके भी हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। ये डाक द्वारा भेजा जा सकता है, किसी व्यक्ति को भेज करके भी उसको समन भेजा जा सकता है, ये किसी प्रकार से हो सकता है। बस समन जो है वह बात के संस्थित होने के 30 दिन के अंदर में पहुंच जाना चाहिए होता है। आप मेल से करो, आजकल फटाफट मेल से हो जाता है, पहले डाक से ही होता था, आज भी डाक से होता है, ऐसा नहीं है। बट क्या होता है कि आज हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, हमारे केस भी, तो अब समन मेल से के द्वारा भी भेजा जा सकता है। अभी हाल में एक केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है, ये लागू कर दिया है कि अगर आप मेल से समन भेज रहे हो तो वो वैलिड है, सामने वाले को प्राप्त होना चाहिए, रिसीविंग होनी चाहिए, ठीक है। आइए धारा 27 पढ़ लिया हमने। धारा 28 क्या कहती है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 28 कहती है कि समन, अभी तक बात हो रही थी कि समन हमारे राज्य में ही रहेगा, हमारे राज्य के ही किसी व्यक्ति को समन भेजना। अब बात हो रही है कि समन को किसी दूसरे राज्य में भेजना है तो क्या होगा। यदि समन को किसी दूसरे राज्य में उस नियम के अनुसार समन भेजा जाएगा जैसे कि नियम वहां पर लागू होता है, एक राज्य का दूसरा नियम लागू होता है, दूसरे राज्य में दूसरा नियम लागू होता है, तो जिस राज्य में वह आरोपी है, जिसको समन भेजा जा रहा है, वो व्यक्ति है, उस राज्य का नियम वहां पर फॉलो होगा, जिससे न्यायालय को यह प्राप्त हो वह ऐसा प्रस्तुत करेगा कि समन उसी के द्वारा निकाला गया है। जैसे एग्जाम्पल बताते हूँ आपको, मान लीजिए दिल्ली हाई कोर्ट ने लखनऊ में एक व्यक्ति है, उसको समन भेजना है, तो दिल्ली हाई कोर्ट क्या करेगा, पहले लखनऊ हाई कोर्ट को समन भेजेगा, लखनऊ हाई कोर्ट उस व्यक्ति को समन भेजेगा। अब लखनऊ हाई कोर्ट इस तरह से प्रतीत कराएगा कि भाई समन लखनऊ हाई कोर्ट ने ही भेजा है, ना कि दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो वही इसमें बताएगा कि जिस न्यायालय को यह प्राप्त होता है वह ऐसा प्रस्तुत करेगा जैसे समन उसी के द्वारा निकाला गया है, और जब तक कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है उसके अभिलेखों को वापस उस राज्य में पहुंचाएगा। यानी कि भाई हमारे और आपके बीच में मीडिएटर का काम करेगा, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में मीडिएटर का काम करेगा उस राज्य का न्यायालय, ठीक है। समन जारी करने वाले न्यायालय की भाषा अलग हो सकती है, हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, और हिंदी अंग्रेजी के साथ में अगर वहाँ की कोई लोकल लैंग्वेज है तो वो भी हो सकती है, लेकिन लोकल लैंग्वेज के साथ हिंदी या अंग्रेजी मस्ट है, ठीक है। ये धारा 28 कहती है। धारा 29 क्या कहती है, धारा 29 कहती है कि विदेशी समन को भेजना, यानी समन को अभी तो था हमारे राज्य में, फिर हमारे राज्य से दूसरे राज्य में, अब विदेश में भेजना है हमको समन, फिर क्या करेंगे, भारत के किसी भी ऐसे क्षेत्र में जो कि सिविल राजस्व न्यायालय द्वारा, जिसके बारे में केंद्र सरकार ने सूचना देकर के बताया हो कि इस पर यह धारा लागू होगी, वह भारत के बाहर का माना गया।
जहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार नहीं है वह भी भारत के बाहर माना जाएगा। तो भारत के किसी भी ऐसे क्षेत्र में जो सिविल या फिर राजस्व न्यायालय द्वारा जिसके बारे में केंद्र सरकार ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी है या फिर सूचना दे करके बताया हो कि यह धारा इस पर नहीं लागू होगी, ठीक है, तो वहां पर जिस न्यायालय में यह धारा लागू होगी वहां पर वाद को संस्थित कर दिया जाएगा। जहां पर यह लागू नहीं होगी वहां पर उसके लिए दूसरा कोई विकल्प निकाला जाएगा। धारा 30 कहती है प्रकटीकरण और परिसीमाओं का वर्णन। ऐसी शर्तें, ऐसी परिसीमाओं के अधीन रहते हुए न्यायालय खुद या फिर किसी भी पक्षकार के आवेदन पर आदेश कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम लखनऊ में रहते हैं तो हमें केस फाइल करना है तो हम लखनऊ के सिविल न्यायालय में ही जाके केस फाइल करेंगे, हम दिल्ली के सिविल न्यायालय में आके केस फाइल नहीं कर सकते। तो न्यायालय उन्हीं वादों को लेगा जो कि उसकी परिसीमा के अंतर्गत है। दिल्ली का न्यायालय, दिल्ली सिविल न्यायालय लखनऊ सिविल न्यायालय के वाद को नहीं ले सकता है। वे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, किसी भी दस्तावेज के निरीक्षण करने के लिए आदेश दे सकता है। हम गए केस फाइल करने लखनऊ न्यायालय में, लखनऊ न्यायालय हमसे किसी भी प्रकार का दस्तावेज मांग सकता है उस केस से संबंधित। उसके नाम का समन निकाल सकता है, जिसको दस्तावेज देना है उसको भी समन भेज सकता है जिसके पास साक्ष्य है और जिसको दस्तावेज देना आवश्यक है। ये धारा 30 कहती है। धारा 31 साक्षी को समन के बारे में बताता है। अभी मैंने पहले ही बताया आपको कि समन केवल आरोपी को ही नहीं भेजा जा सकता बल्कि साक्षी को भी भेजा जाता है। हमारे पास आपके खिलाफ कोई सबूत है, बहुत जो सबूत एकदम इम्पोर्टेंट है, उस सभी सबूत से केस पलट जाएगा तो आपको कोर्ट समन भेजेगी कि आप आइए और कोर्ट को उस साक्ष्य के बारे में बताइए, उस साक्ष्य को दीजिए, ठीक है। उन पर धारा 27, 28, 29 लागू होगा और यह उन्हीं उपबंधों के अनुसार कार्य करेगा। यही धारा 31 कहती है। धारा 32 कहती है पेनाल्टी फॉर डिफॉल्ट, जो न्यायालय है वह किसी भी व्यक्ति जिसके अधीन धारा 30 का समन निकाला गया है कोर्ट उसको गिरफ्तार करने के लिए विवश कर सकता है। उस पर 5,000 तक का जुर्माना लगा सकता है, वारंट निकाल सकता है और उसकी संपत्ति को कुर्क और विक्रय भी कर सकता है। कब? यदि वह न्यायालय के आदेश को नहीं मानता है, यदि समन होने पर नहीं आता है। इसके लिए सिविल कोर्ट कारागार में भी उसको भेज सकती है। तो इस प्रकार हमने इस पोस्ट के माध्यम से धारा 26 से लेकर के 32 तक पढ़ा है। तो इस वीडियो में हमने 32 तक की धाराएं आपको अच्छे से बता दी है। इसमें कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए जिससे कि यह वीडियो लगातार लोगों को मिलती रहे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ग्रुप में जा कर के हिंदी ला नोट्स क्लासेस की वीडियोज़ को ग्रुप में शेयर कीजिए। इसके अलावा आप दूसरे लोगों को लिंक भेजिए जिससे कि क्या होगा कि आपके और भी फ्रेंड्स जो हैं इसका उपयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।